दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 जल संसाधन। इसमें दिया है विश्व में जल के आयतन का 96.5% भाग महासागरों में तथा केवल 2.5% भाग अलवणीय जल है या नदी का जल है। अलवणीय जल मतलब होता है जो पीने के योग्य हो। नेक्स्ट है भारत की अधिकतर नदियाँ सरिताएं प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी है। यानी इसमें दिया है सरिताएं यानी बड़े बड़े उद्योग धंधे जैसे चीनी मिल, चमड़ा उद्योग इत्यादि कई उद्योगों या कारखानों से निकलने वाले कचरों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। अर्थात हमें इस पे ध्यान देना चाहिए तथा कचरे को नदी में प्रवाहित करने से रोकना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अगला है नदी बेसिन। मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस टॉपिक को हमें अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। जैसे हम इसके बारे में जानेंगे, यह आंदोलन 1989 में मेघा पाटकर द्वारा चलाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। शुरू में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। दोस्तों इसके साथ ही अगला है पालर पानी। राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा जल का शुद्ध रूप पालर पानी कहलाता है। इसके बाद अगला है भूमिगत जल। भूमिगत जल मृदा के नीचे बिछे हुए शैल आश्रय छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल। यानी दोस्तों इसका मतलब है वर्षा जल जब भूमि के अंदर चली जाती है उसे भूमिगत जल कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रह। वर्षा जल को गड्ढे में एकत्रित करना। दोस्तों वर्षा जल संग्रहण करना आधुनिक वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक है। जो बारिश होती है उस जल को किसी गड्ढे या बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। तत्पश्चात उस पानी का उपयोग सिंचाई और कई कामों में करते हैं। वर्तमान को देखते हुए हमें आने वाले समय में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम आपको जल संग्रह के बारे में एक चित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। दोस्तों यह है जल संग्रह करने की विधि। इस छत पे जब बारिश होती है तो जल को इस तरह पाइप को बिछाते हुए किसी डब्बे में लाया जाता है। इसके साथ ही भूमि के किसी गड्ढे या किसी भी स्थान पर सीमित मात्रा में इकट्ठा कर सिंचाई या और भी कई कामों में उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही अगला है जल विद्युत। ये टॉपिक हमें समझने योग्य है।
ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई जल विद्युत, यानी हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। सन 2005 में विश्व भर में लगभग 716 गीगावाट इलेक्ट्रिकल जल विद्युत उत्पन्न की जाती थी, जो कि विश्व का संपूर्ण विद्युत ऊर्जा का लगभग 20% है। यह बिजली प्रदूषण रहित है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से इस टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों, ये है जलाशय के समूह को इस पतली सी नली द्वारा प्रवाहित कर इस टरबाइन यानी घूमते हुए पंखे पर प्रवाहित की जाती है। इसे डैम कहते हैं। ये है जनरेटर, यानी जो इस पंखी को या टरबाइन को चलाता है, इसे जनरेटर कहते हैं। ये है ट्रांसफार्मर, यानी हाई ट्रांसफार्मर लाइन से जो बिजली आती है वो आवश्यकता अनुसार यहाँ से ले ली जाती है। इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगला टॉपिक है जलप्रपात। नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना जलप्रपात कहलाता है। यानी जलप्रपात का अर्थ है या कह सकते हैं पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। नदी गिरने वाली पानी की धारा पतली हो तो उसे जलप्रपात कहते हैं, जबकि गिरने वाला पानी एक बहुत ही बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता हो तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। पहाड़ों की ढलानों से होकर गुजरने वाली पानी धाराएं भी जलप्रपात होती है। दोस्तों, इस पहाड़ों पर से जल के गिरने की प्रक्रिया को ही जलप्रपात कहते हैं। इसके साथ ही अगला टॉपिक है बांध। बहते जल को रोकने या दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बांध को कैसे उपयोग में लाया जाता है। यहाँ से जल के प्रवाह या बहाव को धीमी कर दी जाती है तथा इससे विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है तथा उपयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसका मतलब नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्रयत्न किया जाता है। जैसे 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। यह परियोजना भारत की अधिकतर परियोजना की तरह अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो हाल ही के 10th के फर्स्ट सीटिंग के एग्ज़ाम में आया था। वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करती है तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करती हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। जैसे सैमसंग, कोको कोला, फोर्ड मोटर्स इत्यादि। इसके बाद अगला है बांस ड्रीम।
सिंचाई प्रणाली। नदियों व झरने के जल को बांस के बने पाइप द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप कहलाता है। दोस्तों, यह है बांस ड्रिप प्रणाली। ओके, इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं या इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।